हेलो गाइस, तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल्स का चैप्टर 2। उसका आज हम लोग पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें हम लोग फेरस मेटल्स एंड एलॉयज के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा चैप्टर 1 था इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़, वो हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसका प्लेलिस्ट का जो आप लोगों को लिंक है, उसको डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दिया जाएगा, या आप लोगों को एंड स्क्रीन पर भी उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। आप लोग जा करके चैप्टर 1 का पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2, फेरस मेटल्स एंड अलॉयज। ये भी हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल्स का चैप्टर है, चैप्टर 2। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये डिप्लोमा गेट और ये डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। और किसी भी इंजीनियर के लिए एक पढ़ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इंजीनियरिंग मटेरियल्स। और ये मैकेनिकल, सिविल, ऑटोमोबाइल जैसे ब्रांचेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। और हमारे चैनल का नाम है टर्मिनो स्टडी, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन टू फेरस मेटल्स एंड अलॉयज। फेरस मेटल्स एंड अलॉयज का हम लोग, चूंकि चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले लिखा गया है, द फेरस मेटल्स आर आयरन बेस्ड मेटल्स विच इंक्लूड ऑल वेराइटीज ऑफ आयरन एंड स्टील्स। तो फेरस मेटल्स ऐसे मेटल्स होते हैं जो आयरन बेस्ड होते हैं। मतलब क्या? जिसके अंदर आयरन कंस्टिट्यूट होता है, जिसके अंदर आयरन होता है, उसे हम लोग फेरस मेटल्स कहते हैं। जिसमें क्या होता है, हर तरह के जितने भी आयरन्स हैं, जितने भी स्टील्स होते हैं, सभी क्या होते हैं, फेरस मेटल्स होते हैं। उसमें हर तरह के जितने वेराइटीज होते हैं आयरन्स के और स्टील्स के, सभी को हम लोग फेरस मेटल्स कह सकते हैं। दिस मेटल्स गो ए लॉन्ग वे इन ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू अ कंट्री। तो ये मेटल्स जो है, फेरस मेटल्स जिसके अंदर आयरन्स और स्टील्स के काफ़ी सारे वेराइटीज आते हैं, ये काफ़ी बड़ा एक कंट्री के लिए, हमारे लिए जो है प्रॉस्पेरिटी रहा है, काफ़ी एक समृद्धि का एक एक तरह से कह सकते हैं रीज़न रहा है। काफ़ी ज़्यादा समृद्धि के लिए, हमारे देश के लिए, किसी भी देश के लिए एक समृद्धि का या उसके बढ़ोतरी का या उसके डेवलपमेंट का एक काफ़ी बड़ा रीज़न होता है कि जहाँ फेरस मेटल्स ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग आगे। फेरस मेटल्स या फिर मटेरियल्स जिसको कह सकते हैं हम लोग, मे बी डिफाइंड एज दोज मेटल्स हुज मेन कंस्टिट्यूएंट इज आयरन। तो फेरस मेटल्स को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जिसके अंदर आयरन कंस्टिट्यूट होता है, और जो कि मेन होता है, यानी कि जो उसका मेन बेस मेटल होता है वो आयरन होगा, तो उसे हम लोग फेरस मेटल्स या मटेरियल्स कहेंगे। जैसे कि पिग आयरन, रॉट आयरन, कास्ट आयरन, स्टील एंड देयर अलॉयज, ये सभी क्या है, हमारे फेरस मटेरियल्स हैं। इन सभी को हम लोग एक एक करके आगे डीपली पढ़ेंगे। द प्रिंसिपल रॉ मटेरियल्स फॉर फेरस मेटल्स इज पिग आयरन। जो प्रिंसिपल रॉ मटेरियल होता है फेरस मेटल्स का, वो पिग आयरन होता है। मतलब क्या कि पिग आयरन जो है इसका प्रिंसिपल रॉ मटेरियल है, यानी कि पिग आयरन से ही जितने भी हमारे फेरस मेटल्स और स्टील्स हैं, एलॉयज हैं, वो बनते हैं। पिग आयरन हमारा प्रिंसिपल मेटल है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, फेरस मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर एंड आर यूज्ड इन डेली लाइफ प्रोडक्ट्स। जो फेरस मेटल्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्डर होते हैं, और इनका यूज़ जो हम लोग डेली लाइफ प्रोडक्ट्स में काफ़ी जगह देख सकते हैं। इसका यूज़ आप लोग काफ़ी सारे गेट्स, ग्रिल्स जितने बने हुए रहते हैं सभी जगह, हॉस्पिटल्स में काफ़ी सारी चीज़ों में, या फिर इंटीरियर डिज़ाइन में आप लोग काफ़ी सारे स्टील्स वगैरह या फिर लोहे का चीज़ आप लोग देखते हैं, तो सभी जगह क्या है, फेरस मेटल्स का यूज़ होता है, फेरस एलॉयज का यूज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाई वेरिंग द कार्बन कंटेंट एंड बाई सुटेबल हीट ट्रीटमेंट्स वी कैन अल्टर द प्रॉपर्टीज फ्रॉम ए वेरी सॉफ्ट वर्केबल स्टील यूज्ड इन प्रेस्ड metal parts, wire and similar materials to a hard, strong steel suitable for used in tools and machinery। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसमें जो है, जो हमारे फेरस मेटल्स हैं, उसके अंदर कार्बन को, मतलब जो उसका कार्बन कंटेंट है, यानी इसमें अगर कार्बन कंटेंट हम लोग बढ़ाते हैं, घटाते हैं, उसका हीट ट्रीटमेंट करते हैं, तो इन चीज़ों से इसको क्या किया जा सकता है, इन चीज़ों को वैरी करके, यानी इन चीज़ों को चेंज करके, बदल कर, बढ़ा कर, घटा कर, हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे फेरस मेटल्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जो कि किसी को हम लोग सॉफ्ट बना सकते हैं, वर्केबल स्टील बना सकते हैं, उसको हम लोग बायर के रूप में भी, सिमिलर बायर के रूप में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग हर तरह के प्रॉपर्टीज उसमें दे सकते हैं, उसके कार्बन कंटेंट को चेंज करके, हीट ट्रीटमेंट को चेंज करके। इस तरह से हम लोग उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को भी हम लोग बना सकते हैं। साथ ही साथ इस अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को हम लोग उसको दे करके अलग अलग तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं। तो यही चीज़ हमारा यहाँ पर लिखा गया है, ग्रेट स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस आर रिक्वायर्ड। तो जहाँ पर हमारे टूल्स, जहाँ पर मशीनरी का जहाँ पर यूज़ होता है, जैसे टूल्स वगैरह बनाने में या मशीनरी के पार्ट्स बनाने में, जहाँ पर ग्रेट स्ट्रेंथ और हार्डनेस और रिक्वायर्ड होता है, वहाँ पर भी हम लोग उस तरह से प्रॉपर्टी, उस तरह से कार्बन कंटेंट करके उसको हम लोग उस मेटल को या उस फेरस मेटल को अलग प्रॉपर्टी देते हैं, ताकि वो स्ट्रेंथ हो, इसका स्ट्रेंथ हाई हो जाए, ग्रेट हो जाए, उसका हार्डनेस ज़्यादा हो जाए, जहाँ पर हमारा मशीनरी टूल्स का जैसे
इन चीज़ों को बनाने में रिक्वायर्ड होता है। फेरस मेटल्स पॉसेस डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू देयर कार्बन कंटेंट। जो फेरस मेटल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, पॉजेस करते हैं, जैसे कि उसमें कार्बन कंटेंट दिया गया है। कार्बन कंटेंट जिस तरह से उसमें होगा उसी तरह से वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होता रहेगा फेरस मेटल्स का। ओके, तो ये हमारा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब गाइस हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेरस मेटल्स, यानी जो फेरस मेटल्स के बारे में हम लोगों ने भी पढ़ा। फेरस मेटल्स क्या होते हैं? जिसके अंदर जो बेस मेटल होता है, या जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मेटल उसके अंदर होता है प्रेजेंट, वो हमारा अगर आयरन है, यानी उसके अंदर आयरन ज़्यादा मात्रा में रहेगी, यानी कि उसका बेस मेटल आयरन रहेगा, तो उसको हम लोग फेरस मेटल्स कहते हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। द टर्म फेरस इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन फेब्रम वर्ड मीन विच मीन्स कंटेनिंग आयरन। तो जो फेरस वर्ड है हमारा, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि जिसके अंदर आयरन कंटेंट होता है, ऐसे मेटल को हम लोग फेरस मेटल्स कहते हैं। तो जो फेरस है वो लेटिन वर्ड है हमारा फेब्रम, उसकी उसी से डिराइव हुआ है, और जिसका फेब्रम का मीनिंग होता है कंटेनिंग आयरन, यानी जिसके अंदर आयरन कंटेन हो। ओके, द फेरस मेटल्स कंटेन आयरन एंड नॉन फेरस मेटल्स डू नॉट कंटेन आयरन। जो फेरस मेटल्स होते हैं, फेरस से आप लोग ये समझ सकते हैं कि एफ ई जहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? एफ ई का हमारा किस चीज़ का सिंबल होता है? आयरन का होता है, यानी उसके अंदर एफ ई यानी कि आयरन है। और नॉन जहाँ लगा दिया इसका मतलब नॉन एफ ई, यानी एफ ई नहीं है। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं इसको। तो फेरस मेटल्स ऐसे ऐसे मेटल्स होते हैं जिसके अंदर आयरन कंटेंट होता है, और नॉन फेरस मेटल्स ऐसे ऐसे मेटल्स होते हैं जिसके अंदर आयरन कंटेंट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फेरस मेटल्स may include a lot of different alloying elements. Some examples are chromium, nickel, molybdenum, vanadium, manganese। जो फेरस मेटल्स होते हैं उसके अंदर हो सकता है कि काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट एलोइंग एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि फेरस मेटल्स में सिर्फ आयरन होंगे और कार्बन होंगे, उसके अंदर काफ़ी सारे और भी हमारे एलोइंग एलिमेंट्स मौजूद हो सकते हैं, मिले हो सकते हैं उसके अंदर, जैसे कि क्रोमियम, निकल, मोलिब्डेनम, वेनेडियम, मैग्नीज। इस तरह के और भी काफ़ी सारे हमारे एलिमेंट्स मिले हो सकते हैं एलोइंग एलिमेंट्स के रूप में। Those give ferrous metals or steels material properties that make them widely used in engineering। तो इन मटेरियल्स को, इन अलग अलग इस तरह के जो एलिमेंट्स है मिला करके हम लोग जो है अलग अलग तरीके से काफ़ी सारे इसको प्रॉपर्टीज दे करके फेरस मेटल्स को अलग अलग रूप में यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फेरस मेटल्स में कंटेन प्योर आयरन लाइक रॉट आयरन, स्टील बेइंग एन alloy ऑफ आयरन एंड वुड देयर फॉर द फेरस मेटल। जो फेरस मेटल्स होते हैं वो प्योर आयरन उसमें कंटेन होती हैं, लाइक रॉट आयरन। जो फेरस मेटल है उसके अंदर जो हमारे प्योर आयरन होते हैं उसको हम लोग रॉट आयरन कहते हैं। रॉट आयरन कैसे बनता है और क्या प्रोसेस होता है इसको बनने का, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। रॉट आयरन हमारा प्योर आयरन होता है, यानी इसके अंदर जो आयरन की मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी करीब लगभग 99% इसमें आयरन होता है, इस रॉट आयरन में। स्टील बेइंग एन एलॉय ऑफ आयरन। जो स्टील है हमारा क्या है? एक आयरन का अलॉय है, यानी इसमें स्टील में आयरन मिक्स होता है, आयरन हमारा बेस मेटल होता है, और इसके अलावा इसमें हमारा कुछ क्रोमियम मिलाया जाता है, कार्बन मिलाया जाता है, तब जाके ये स्टील बनता है। तो स्टील हमारा क्या है? अलॉय है एक आयरन का, एंड वुड देयर फॉर द फेरस मेटल। इस तरह से ये क्या है? एक फेरस मेटल या अलॉय है। हमारा स्टील क्या है? एक फेरस मेटल या अलॉय हम लोग इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? Ferrous metals are often magnetic, but this property is not sufficient to classify a metal as ferrous or non-ferrous। तो जो फेरस मेटल्स होते हैं वो लगभग जो होते हैं अक्सर जो क्या होते हैं? मैग्नेटिक होते हैं। लेकिन इस प्रॉपर्टी को हम लोग ये नहीं कह सकते कि इस प्रॉपर्टी को जो हम लोग उस चीज़ में हम लोग अगर अप्लाई करें तो अगर वो मैग्नेटिक है, तो इससे हम लोग ये नहीं कह सकते कि हर एक मैग्नेटिक जो चीज़ है वो उसका जो प्रॉपर्टी है, अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो वो फेरस मेटल्स है, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते। ये एक सफिशियंट वे नहीं होगा। ओके, क्यों नहीं होगा देखिए हम लोग। तो इससे हम लोग सिर्फ इससे ये चेक नहीं कर सकते हैं मैग्नेटिक है कि मैग्नेटिक से कि ये फेरस है या नॉन फेरस है। किस तरह से? जैसे कि हमारे पास एक ऑस्टेनाइट स्टेनलेस स्टील है, ये क्या है? हमारा एक फेरस मेटल है, और इवन दो फेरस मेटल्स इज नॉट मैग्नेटिक। हालांकि ये फेरस मेटल है, हम लोग क्या जान रहे हैं फेरस मेटल क्या होता है? लगभग मैग्नेटिक होता है। बट ये ऑस्टेनाइट जो ऑस्टेनाइट स्टेनलेस स्टील है, हालांकि ये फेरस मेटल है लेकिन ये मैग्नेटिक नहीं होता है। उस तरह से कोबाल्ट क्या है? एक नॉन फेरस मेटल है बट ये मैग्नेटिक होता है। तो हम लोग किसी भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को देख करके उसको ये नहीं बता सकते कि वो फेरस मेटल है या नॉन फेरस मेटल्स है। ओके, ये बात आप लोग याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फेरस मेटल्स इज ड्यूरे। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है कि फेरस मेटल्स इज ड्यूरेबल। यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक है कि फेरस मेटल्स जो होते हैं ड्यूरेबल होते हैं, यानी काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। ओके, फेरस मेटल्स हैव ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। फेरस मेटल्स का टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि जो उसको हम लोग खींचने का, जो खींचने पे जो उसका सहने का जो शक्ति होता है, स्ट्रेंथ होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है।
फेरस मेटल्स हैव लो रेजिस्टेंस टू क्रोजन, यानी कि फेरस मेटल्स का क्रोजन के प्रति रेजिस्टेंस कम होता है। फेरस मेटल्स हैव अ सिल्वर लाइक कलर, ये एक सिल्वर कलर में, लगभग कलर सिल्वर टाइप के कलर में होता है। फेरस मेटल्स इज रिसाइक्लेबल, फेरस मेटल्स रिसाइक्लेबल होता है, यानी उसको हम लोग एक बार जब उसको कुछ डिजाइन दे देंगे तो उसको हम लोग वापस फिर से उसको किसी तरह से दूसरे तरह से भी यूज कर सकते हैं, यानी उसको रिसाइकल कर सकते हैं। फेरस मेटल्स इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फेरस मेटल गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आयरन मौजूद होता है, इसकी वजह से ये गुड कंडक्टर होता है। इसके अंदर मेटल भी मौजूद होता है, आयरन, इस वजह से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। दिस क्वालिटी makes them usable in construction of long lasting skyscraper on top of that। तो इन सभी प्रॉपर्टीज की वजह से, क्योंकि ये ड्यूरेबल है, इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ ग्रेट है, ये लो रेजिस्टेंस टू क्रोजन है, ये रिसाइक्लेबल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इन क्वालिटीज़ को देखते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि इनका, ये कह सकते हैं नहीं बल्कि ये कहा जाता है कि इसका जो है कंस्ट्रक्शन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, और इसका यूज़ हम लोग कंस्ट्रक्शन में अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जहाँ पर हम लोग लॉन्ग लास्टिंग स्काई स्क्रैपर बनाना होता है। स्काई स्क्रैपर क्या होता है, इसका फोटो आप लोग देख सकते हैं, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं उसी को हम लोग स्काई स्क्रैपर कहते हैं। तो इन चीज़ों का, ये जो फेरस मेटल्स होते हैं, एलॉयज होते हैं, फेरस एलॉयज, इनका यूज़ हम लोग बड़े बड़े लॉन्ग लास्टिक स्काई स्क्रैपर बनाने में यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शंस में यूज़ करते हैं इस सब मेटल्स का, इस सब एलॉयज का, क्योंकि इनकी क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं और इन चीज़ों में वो अच्छे अच्छे वर्क करते हैं, इन तरह के मेटल, इस तरह के एलॉयज। तो ऑन टॉप ऑफ दैट दे आर यूटिलाइज्ड इन मेकिंग टूल्स, व्हीकल्स, इंजन्स, पाइपलाइंस, कंटेनर्स, ऑटोमोबाइल्स, कटलरी etc। और इनका यूज़ किस किस चीज़ों में हो जाता है, हमारे फेरस मेटल्स एंड एलॉयज का, इनका यूज़ हमारे टूल्स बनाने में, व्हीकल्स के इंजन्स बनाने में, पाइपलाइंस जो आप लोग देखते हैं बिछे हुए वो उसमें बनाने में, कंटेनर्स को बनाने में, ऑटोमोबाइल्स जैसे गाड़ियां वगैरह उसको बनाने में, कटलरी बनाने में, कटलरी भी आप लोग उसका इमेज देख सकते हैं, हर चीज़ का इमेज मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा दूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी काफ़ी सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। अब गाइस हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, मैग्नेट्स आर कॉमनली यूज टू सेपरेट देम फ्रॉम नॉन फेरस मेटल्स एंड अदर मटेरियल्स। तो जो मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेट्स जो होते हैं उसका यूज़ हम लोग कॉमनली किस चीज़ के लिए करते हैं, जो भी हमारा फेरस मेटल्स है उसमें जो नॉन फेरस और जो अदर मटेरियल्स मिले हुए हैं उसको अलग करने के लिए। अगर कोई मेटल है हमारे पास, कोई फेरस मेटल है और उसके अंदर काफ़ी सारे नॉन फेरस और अदर मटेरियल्स मिले हुए हैं जो कि क्या है, मैग्नेटिक नहीं है, उसकी वजह से मैग्नेट हम लोग यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जो फेरस मेटल्स है वो मैग्नेट के साथ आ जाएंगे और नॉन फेरस और जो अदर मेटल्स है वो अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग इसका मैग्नेट का यूज़ करते हैं कॉमनली। कॉमन फेरस मेटल्स इंक्लूड द वेरियस आयरन्स एंड स्टील्स। तो हम लोग कॉमन फेरस मेटल्स किसको कह सकते हैं, कॉमन फेरस मेटल्स में कौन कौन से मेटल्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि काफ़ी सारे आयरन्स हैं, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, पिग आयरन, इस तरह के आयरन्स, और काफ़ी सारे स्टील्स, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, हमारे कॉमन फेरस मेटल्स के अंदर आते हैं। कॉमन नॉन फेरस मेटल में कौन कौन से हमारे आते हैं, कॉमन नॉन फेरस इंक्लूड एल्यूमिनियम, टीन, कॉपर, जिंक एंड ब्रास, ये सभी क्या है, कॉमन नॉन फेरस मेटल्स, यानी इसके अंदर लोहे की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है। एक तरह से क्या है कि इसमें आयरन जो होता है बेस मेटल इसका नहीं होता है। और एलोय के रूप में अगर देखें तो कॉपर, इसका जिंक का एलोय, ये सब क्या है, हमारे नॉन फेरस मेटल या एलोयज हैं। द प्रीसियस मेटल जैसे कि सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये भी क्या है, हमारे नॉन फेरस ही होते हैं, क्योंकि इसमें जो इसका क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होता है, जो इसका खुद का जो मेटल है, सिल्वर या फिर गोल्ड, ये इसी का ही सबसे ज़्यादा इसमें बेस मेटल होता है, इसमें लोहे का बेस मेटल नहीं होता, इसलिए ये क्या है, नॉन फेरस मेटल है। नॉन फेरस का मतलब नॉन नॉन मेटेलिक नहीं होता है, नॉन फेरस का मतलब क्या होता है, इसके अंदर आयरन की क्वांटिटी नहीं है, आयरन इसका बेस मेटल नहीं है। ओके, अब देखते हैं हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ फेरस मेटल्स एंड एलॉयज, यानी जो फेरस मेटल्स एंड एलॉयज हैं उसके क्या यूजेस हैं, इसका क्या यूज़ है हमारे डेली लाइफ में। तो फेरस मेटल्स आर यूज्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, हमारे हर एक लाइफ के फील्ड में, हर एक जगह पर हम लोग अपने आसपास जो है फेरस मेटल्स का यूज़ होते हुए देख सकते हैं। आप लोग चाहे तो किसी भी चीज़ को, अगर हम लोग देख रहे हैं घर में कोई सामान बना हुआ है, जैसे कि गेट्स वगैरह, ग्रिल्स वगैरह, या फिर काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स वगैरह में हम लोग देखते हैं काफ़ी जगह इसका यूज़ होता है एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में। Almost all constructions require ferrous metals in one और अदर द फॉर्म। तो हम लोग जितने भी तरह के कंस्ट्रक्शंस की चीज़ें हैं उनमें फेरस मेटल्स का यूज़ करते हैं, उसमें फेरस मेटल का रिक्वायरमेंट होता है, और वो एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में बनाने के लिए भी हमारा कंस्ट्रक्शन के रूप में उसका यूज़ होता है फेरस मेटल्स का। टू समराइज एप्लीकेशन में भी गिवन एज फॉलोज। तो अगर छोटे में हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ें कि फेरस मेटल्स का, तो वो कुछ इस तरह से होगा। पहला है मेकिंग आयरन बार्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोल्ट्स। तो जैसे कि आप लोग बोल्ट्स, नट्स वगैरह, रिवेट्स वगैरह, इंजन बोल्ट्स देखते हैं, तो उनके जो रॉड्स बने होते हैं, आयरन बार्स बने होते
उसको बनाने में हम लोग फेरस मेटल्स और अलॉयज का यूज़ करते हैं। दूसरा यूज़ है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लेट्स। प्लेट्स आप लोग देखेंगे स्टील के प्लेट्स, आयरन के प्लेट्स, तो वो क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्या किससे होते हैं, फेरस मेटल्स अलॉयज से होते हैं। तीसरा है हमारे पास जनरल फॉर्गिंग ऑपरेशंस में। फॉर्गिंग ऑपरेशंस में जैसे कि आप लोग देखते हैं कि किसी चीज़ को अगर बनाना है तो हम लोग हैमरिंग करके किसी चीज़ को किससे बनाते हैं हम लोग, वो भी फेरस मेटल्स और अलॉयज का ही यूज़ करते हैं। चौथा हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पाइप्स, जो हमारे फेरस मेटल्स के जो पाइप्स होते हैं उसमें हम लोग देख सकते हैं उसका भी यूज़ होता है हमारे पाइप्स को बनाने में। फिफ्थ हमारे पास जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चेन्स एंड अदर स्टील आइटम्स। तो चेन्स और अदर स्टील आइटम्स को बनाने में भी हमारा इसका यूज़ होता है फेरस मेटल्स का। तो इट्स एप्लीकेशन आर न्यूमरस, इसके एप्लीकेशंस काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे नंबर में है, बट कैन बी नैरोवेड डाउन टू थ्री ऑफ इट्स केसेस, रॉट आयरन, स्टील आयरन एंड कास्ट आयरन। तो इसके तो काफ़ी सारे एप्लीकेशन है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है, बट हम लोग यहाँ पर तीन जो इसके टाइप्स है या फिर तीन जो इसके मेटल्स अंदर आते हैं, रॉट आयरन, स्टील एंड कास्ट आयरन, इसके यूजेस हम लोग देखते हैं। तो एज रॉट आयरन के रूप में इसका कैसे यूज़ होता है, फेरस मेटल्स कैन बी यूज्ड इन स्ट्रक्चर्ड इंजीनियरिंग, यानी जहाँ पर स्ट्रक्चर वगैरह बनाई जाती है या फिर बिल्डिंग स्ट्रक्चर हो या किसी भी तरह का मशीन स्ट्रक्चर हो, उन चीज़ों में फिर इस तरह का यूज़ होता है, रॉट आयरन का यूज़ होता है। रॉट आयरन क्या है, हमारा प्योर आयरन है, इसके अंदर आयरन काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में होता है, 99% लगभग होता है। तो इस तरह के हमारे जो आयरन होते हैं इसका यूज़ कंस्ट्रक्शन या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में होता है। एज फेंसिंग, फेंसिंग में इसका यूज़ होता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, although this is gradually falling out of use, can also be used in making motor crankshaft etc। तो इनका यूज़ हमारे घरेलू जो बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, उनको बनाने में, और इनका यूज़ हम लोग मेकिंग मोटर बनाने में, क्रैंक शाफ्ट बनाने में, ये सभी काफ़ी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। किसका, रॉट आयरन का। अब हम लोग देखते हैं दूसरा। अब देखते हैं हम लोग कास्ट आयरन के रूप में, एज कास्ट आयरन। इट कैन बी यूज्ड इन मेकिंग इंजन ब्लॉक्स ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू विथ स्टैंड हीट एंड हाई टेम्परेचर। तो चूंकि कास्ट आयरन हीट एंड हाई टेम्परेचर को सह सकता है, विथ स्टैंड कर सकता है, तो इस एबिलिटी के कारण इनका यूज जो है इंजन ब्लॉक्स को बनाने में किया जाता है। कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज फाउंडेशन फॉर बिग मशीन्स ड्यू टू इट्स गुड डैम्पिंग प्रॉपर्टीज। इसके गुड डैम्पिंग प्रॉपर्टीज के कारण इसके बड़े बड़े मशीनों को बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। एज स्टील अब हम लोग देखते हैं स्टील के रूप में किस तरह से इसका यूज होता है। एज स्टील इट कैन बी यूज्ड इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एज वाल्व्स एंड सिलेंडर हेड्स, कैन एक्सल्स, कार एक्सल्स। तो गाइज स्टील के रूप में हम लोग इसका यूज़ देखते हैं जैसे कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, यानी जितने भी ऑटोमोबाइल वगैरह बनाए जाते हैं उसमें जो यूज़ होती हैं मशीन्स, उसको बनाने में हमारा स्टील का यूज़ होता है। जैसे कि वाल्व बनाने में, सिलेंडर हेड्स बनाने में, कार के एक्सल्स बनाने में हमारा स्टील का यूज़ होता है। और इनका एल्सो यूज़ हमारा क्या होता है, मेकिंग अटेंसिल्स, बर्तन बनाने में, इंटीरियर डेकोरेशन में, और सिंक्स बनाने में, टूल्स बनाने में जैसे कि सॉ, स्क्रू ड्राइवर्स, हैमर्स, ये सभी बनाने में हमारा स्टील का यूज़ होता है। अब हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लो डायग्राम फॉर प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील, वो पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब हम लोग देखते हैं फ्लो डायग्राम फॉर प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील, यानी आयरन एंड स्टील किस तरह से बनता है, किस तरह से प्रोडक्शन होता है इसका, उसका फ्लो डायग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा आयरन होता है वो हम लोगों का नेचुरली प्योर फॉर्म में नहीं पाया जाता है, यानी आयरन एक प्योर फॉर्म में हमारा नेचुरली नहीं पाया जाता है। जिस तरह से प्योर फॉर्म में हमारा सोना चांदी इस तरह पाया जाता है, उस तरह से हमारा आयरन नहीं पाया जाता है। आयरन किस रूप में पाया जाता है, आयरन हमारे ओर्स के रूप में पाए जाते हैं। जिसको ओर्स को क्या करते हैं, फाइन्स माइंस से हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। माइन के ग्राउंड से हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं ओर्स को। ओर्स काफ़ी रूप में होते हैं, ओर्स हमारे काफ़ी सारे रूप्स में हो सकते हैं, चाहे वो हेमेटाइट हेमेटाइट हो सकती है। हेमेटाइट क्या एक टाइप है हमारा, डिफरेंट टाइप्स के हमारे ओर्स होते हैं, उसमें एक टाइप है हेमेटाइट, जिसका हमारा जो कंपोजिशन होता है वो होता है Fe2O3। इसमें 70% के करीब लगभग आयरन होता है। तो इस तरह से काफ़ी सारे हमारे ओर्स के टाइप होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसको क्या किया जाता है, ओर्स को पहले एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आयरन ओर्स को। आयरन ओर्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसमें जो गंदगी लगी रहती है या फिर जो भी हमारे इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ लगी रहती हैं, या इसको जो साफ़ करना होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए क्रशिंग करते हैं पहले इसका, फिर रिफाइनिंग करते हैं, रोलिंग करते हैं, रोस्टिंग करते हैं इन प्रेशर ऑफ एयर। तो इस तरह से हम लोग इसका क्या करते हैं, जो भी इम्प्योरिटीज़ लगी रहती है उसको रिमूव करते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो आयरन बचता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उस आयरन को कोक, कोक मतलब क्या, कोयले जो होती है हमारे, कोयला,
कोयला प्लस आयरन, जो हमारा आयरन यहाँ पर इम्प्योरिटी हटने के बाद, इन सभी प्रोसेस से गुजरने के बाद जो इम्प्योरिटी हटी, उसके बाद जो आयरन बचा उसको, आयरन को और कोक को यानी कोयले को और फ्लक्स को, इन तीनों को मिला के एक ब्लास्ट फर्नेस में हम इसका एक प्रोसेस करते हैं, जिसके बाद हम लोगों को एक आयरन मिलता है जिसको हम लोग पिग आयरन कहते हैं। इसके बाद जब इन तीन चीज़ों को हम लोग डाल के ब्लास्ट फर्नेस में जब इसको प्रोसेस करते हैं, तो इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो हट जाती हैं, और इसमें लगभग 93% हमारे पास आयरन मिलती है। करीब करीब 4% इसमें कार्बन होता है, 0.09% इसमें फॉस्फोरस और 0.05% इसमें सल्फर लगभग होती है। ये हमारा अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर लिखा गया है, कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक आयरन जब रिफाइन किया जाए तो इतना ही बचेगा, ठीक है। इतना ही इसमें कॉम्पोजिशन होगी, ये एक हमारा अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग पिग आयरन जब मिल गया तो इसको हम लोग तीन चीज़ें इससे बना सकते हैं। पिग आयरन हमारा क्या हम लोग जानते हैं, एक प्रिंसिपल कह सकते हैं, प्रिंसिपल मेटल है हमारे फेरस मेटल्स एंड एलॉयज के लिए। जितने फेरस मेटल्स एंड एलॉयज है, जैसे कि हम लोग कास्ट आयरन है, रॉट आयरन है, स्टील्स हैं काफ़ी सारे, उन सभी का एक प्रिंसिपल हमारा क्या है, मेटल है, यानी इसी से हम लोग बनाते हैं, पिग आयरन है। तो पिग आयरन हमारे पहला अगर पिग आयरन से हम लोग कास्ट आयरन बनाना है, कास्ट आयरन हम लोग बनाने के लिए पिग आयरन को क्या करते हैं, कपोला फर्नेस में डालते हैं, इसको सॉलिड के रूप में क्या करते हैं, कपोला फर्नेस में इसका प्रोसेस करते हैं। कपोला फर्नेस में जब इसको प्रोसेस करते हैं तो हम लोगों को कास्ट आयरन मिलता है। कास्ट आयरन में कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो लगभग 2% से ज़्यादा होता है। और ये जो कास्ट आयरन होता है ये भी दो टाइप्स के होते हैं, हम लोग जानते हैं, वाइट कास्ट आयरन और ग्रे कास्ट आयरन। वाइट कास्ट आयरन जो हमारे पास मिलेगा, कास्ट आयरन दो तरह के मिल सकते हैं, या तो वाइट कास्ट आयरन या तो ग्रे कास्ट आयरन। जो वाइट कास्ट आयरन आता है हमारे पास मिलता है, अगर उसको हम लोग एनलिंग प्रोसेस करें, एनलिंग प्रोसेस क्या है कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, तो अगर एनलिंग प्रोसेस करें वाइट आयरन को फर्दर, तो क्या होगा, हमारे पास मैलिएबल आयरन मिलता है, ठीक है। अब ये था हमारा पहला, यानी कि पहला अगर हम लोग पिग आयरन को कपोला फर्नेस से हम लोग प्रोसेस करते हैं तो कास्ट आयरन मिलता है। कास्ट आयरन को फिर से हम लोग अगर वो वाइट का कास्ट आयरन है उसको एनालिंग प्रोसेस करते हैं तो हम लोगों को मैलिएबल आयरन मिलता है। अब दूसरा प्रोसेस क्या है हमारे पास पिग आयरन को बनाने के लिए, अगर पिग आयरन को रॉड आयरन बदलना है, रॉड आयरन क्या, प्योर आयरन, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा यानी कि आयरन की क्वांटिटी होती है लगभग 99%। तो इसको बनाने के लिए हम लोग पडलिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग पडलिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, जो हमारे पिग आयरन है इसको डालते हैं और इसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद हमारे पास रॉट आयरन मिलता है। रॉट आयरन में लगभग आयरन जो होता है 99% होता है, कार्बन 0.02% होता है, लगभग काफ़ी कम होता है। कॉमेंटेशन उसके बाद हमारे पास जो रॉट आयरन मिलता है, अगर उसको हम लोग सीमेंटेशन प्रोसेस करते हैं तो हम लोगों को ब्लिस्टर स्टील मिलता है। यानी कि जो रॉट आयरन मिला जिसके अंदर 99% लगभग आयरन है, उसको अगर हम लोग फर्दर सीमेंटेशन प्रोसेस करें तो हमारे पास ब्लिस्टर स्टील मिलता है। अब ये ब्लिस्टर स्टील जो मिला इसको हम लोग भी दो प्रोसेस से दो चीज़ें बना सकते हैं। पहला है, अगर इसको हम लोग फोर्क प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास शेयर स्टील मिलता है, और अगर इसको हम लोग रीमेल्ट कर देते हैं यानी ब्लिस्टर स्टील को रीमेल्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्रूसिबल स्टील मिलता है। अब ये थी हमारे जो पडलिंग प्रोसेस है, जिससे हम लोग रॉट आयरन मिला उसका प्रोसेस था। अब हम लोग पढ़ते हैं, अगर पिग आयरन से हम लोगों को स्टील बनाना है तब क्या करेंगे। तो पिग आयरन को हम लोग मॉल्टेन या सॉलिड किसी भी रूप में लेकर के जब हम लोग उसको इन तीनों प्रोसेस करते हैं, ये पहला हमारा काफ़ी पुराना प्रोसेस है, उसके बाद ये प्रोसेस आया, और ये काफ़ी मॉडर्न प्रोसेस है हमारा इलेक्ट्रिक फर्नेस। तो इन तीनों प्रोसेस से हम लोग स्टील बना सकते हैं। स्टील में लगभग क्रोमियम जो होता है 11% होता है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ये होता है, स्टील होता है, उसके अंदर क्रोमियम भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद होता है, क्योंकि स्टील की प्रॉपर्टीज़ को देने के लिए, क्योंकि स्टील में अगर हम लोग सिर्फ आयरन का अगर स्टील बनाए, आयरन वगैरह जो कार्बन वगैरह उसमें है मौजूद, तो वो क्या होता है, क्रोजन रेजिस्टेंस नहीं होता है, यानी क्रोजन उसमें जल्दी हो जाती है। इसी वजह से इसका हम लोग क्या करते हैं, क्रोमियम यूज़ करते हैं, और भी स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ाने के लिए हम लोग क्रोमियम का यूज़ करते हैं स्टील में। तो स्टील बनाने के लिए हमारे पास तीन प्रोसेस है। पहला है बेसेम्बर कन्वर्टर। बेसेम्बर कन्वर्टर से अगर हम लोग मोल्टेन स्टील डालें उसमें और इसको प्रोसेस करें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास स्टील बनता है। और इस तरह से ओपन हार्ट फर्नेस में भी हमारे स्टील बनता है, जो जनरल यूज़ के लिए होता है और जो कि काफ़ी हाई क्वालिटी का होता है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फर्नेस से भी हमारा स्टील बनता है। अब बेसेम्बर कन्वर्टर से हमारा देखिए, अब इलेक्ट्रिक फर्नेस से जो हमारा है, इसमें दो प्रोसेस आते हैं, एक तो है आर्क फर्नेस, एक होता है हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी फर्नेस। हाई फ्रीक्वेंसी फर्नेस से अगर हमारा पिग आयरन डाला जाता है, इसमें इसे प्रोसेस किया जाता है, तो हमारे पास वापस फिर क्या एक बनता है, टूल स्टील बनता है। उसी तरह से अगर ब्लिस्टर स्टील से जो हमारा रीमेल्ट होकर क्रूसिबल स्टील बना था, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको भी हमारा टूल स्टील कहते हैं, यानी ये टूल स्टील के रूप में भी इसका यूज़ होता है। इस तरह से हमारा आर्क फर्नेस है। तो ये हमारा फ्लो चार्ट हुआ, फ्लो डायग्राम हुआ प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील का। तो आई होप आप लोगों को ये फ्लो डायग्राम अच्छा लगा होगा, मतलब पसंद आया होगा मेरे समझाने के तरीके से, और अगर आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लगभग 25 मिनट का हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।